Hello students, in this video we are going to discuss laws of limiting friction. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग बात करते हैं कि लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शंस के लॉज क्या होते हैं, ठीक है, और लिमिटिंग फ्रिक्शन किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। गॉट इट? चलिए देखते हैं लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। पॉइंट नंबर फर्स्ट देखें बच्चों, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। यानी कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। सो दिस इज फ्रिक्शन फोर्स दैट इज मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। नेक्स्ट देखें, द डायरेक्शन of the force of limiting friction is always opposite to the direction in which one body is one of the verge of moving over the other body. It means that अगर एक बॉडी दूसरी कॉन्टैक्ट सरफेस पर स्लाइड करना स्टार्ट करे या स्लाइड करने के वर्ज पर हो तो लिमिटिंग फ्रिक्शन उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला है। जैसे ये कॉन्टैक्ट सरफेस, ये आपकी कोई भी पर्टिकुलर बॉडी, इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया, इस एक्सटर्नल फोर्स को बैलेंस करने का काम कौन करेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन जब तक मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं हो जाता, आफ्टर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन बॉडी स्लाइड करना स्टार्ट कर देगी। इसका मतलब बॉडी तब स्टार्ट करेगी स्लाइड करना जब उसकी इंटरलॉकिंग ब्रेक हो जाएगी। गॉट इट? तो बॉडी स्लाइड करना स्टार्ट करेगी, तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा वो डेफिनेटली बॉडी के अप डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है, द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट of the apparent contact area so long as normal reaction between the two bodies in contact remain the same। इसका मतलब अगर इस पर्टिकुलर बॉडी की बात की जाए तो ये उसका नॉर्मल रिएक्शन और ये जो लगेगा वो लगेगा फ्रिक्शन दैट इज मैक्सिमम स्टैटिक, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये इस चीज पे डिपेंड नहीं करता कि ये पर्टिकुलर बॉडी इसका कितना एरिया कवर कर रही है, इस पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इससे कोई मतलब नहीं है कि वो कितना जगह कवर कर रहा है। क्लियर हो गया? दोबारा से, द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अपरेंट कॉन्टैक्ट एरिया सो लॉन्ग एज नॉर्मल, चाहे जितना टाइम हो जाए वो उसकी नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहने वाला है। या हम बोल सकते हैं सो लॉन्ग एज नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू कॉन्टैक्ट बॉडीज रिमेन्स द सेम, ठीक है। तो वो हमेशा कैसा रहेगा बच्चों? सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका mg बदलने वाला नहीं है। क्लियर हो गया? अगला पॉइंट है, लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द सरफेस। जो कि कांटेक्ट में जो मटेरियल है उसकी रफनेस और स्मूथनेस पर ये डिपेंड करता है। क्लियर? दोबारा से, लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन द टू कांटेक्ट बॉडीज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द सरफेस, कि वो कितना स्मूथ है और कितना आपका रफ है, यानी कि सरफेस की रफनेस और स्मूथनेस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट बच्चा, फिफ्थ वन, अगर मैं लास्ट पॉइंट की बात करूं तो ये मैं प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका था, लिमिटिंग फ्रिक्शन जितनी भी फ्रिक्शन उससे सबसे बड़ा होता है, ठीक है। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर, ठीक है, हमेशा सबसे बड़ा होता है। क्लियर हो गया? तो ये 5 पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इसको नोट करें, फिर हम लोग नेक्स्ट डायनेमिक फ्रिक्शन यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों डायनेमिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी इसको डिस्कस कर रखा है। अगर कोई भी पर्टिकुलर बॉडी मूव करने के पल्स पर होती है तो वहां पर एक मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन काम करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर बॉडी स्लाइड करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है, तब एक फ्रिक्शन उसके मोशन को क्या करता है? अपोज करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन।
काइनेटिक फ्रिक्शन। गॉट इट। तो यहां पर इसकी कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन कि अगर मैं इसको डिफाइन करने की कोशिश करूं तो इट्स वैल्यू यानी कि एफ के की वैल्यू इज स्लाइटली लेस देन the limiting friction. Got it? It is also depends upon on normal reaction, that is Fk directly proportional to n. ठीक है, अब आता है तो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन का क्या करें, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएं तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, देन वी कैन यूज म्यू के। So here mu k is constant and is called coefficient of kinetic friction. काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। सो इधर यहां से हम अगर म्यू के की वैल्यू निकालें, सो म्यू के इज इक्वल टू एफ के ओवर एन। म्यू के इज इक्वल टू एफ के ओवर एन। सो दिस इज व्हाट हियर म्यू के इज डायमेंशनली कांस्टेंट, ठीक है, एंड इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अगर मैं म्यू के की डायमेंशन की बात करूं तो डायमेंशन क्या होगी बच्चों, क्योंकि दोनों ही फोर्स हैं, ठीक है, इसका मतलब म्यू के इज द प्योर रेशियो, प्योर रेशियो। अगर ये प्योर रेशियो है तो डेफिनेटली ये कैसा होगा, डायमेंशनली। सो दिस इज डायमेंशनलेस, ठीक है। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ म्यू के, दैट इज इक्वल टू एफ के ओवर एन। इसी तरीके से हम म्यू एस भी निकाल सकते हैं, तो ये म्यू एस हो जाएगा बच्चों कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अब अगर मैं म्यू के की बात करूं या म्यू की बात करूं, दैट इज कोफिशिएंट की बात करूं, तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द टू बॉडीज ऑफ कांटेक्ट, यानी कि कांटेक्ट सरफेस पर डिपेंड करता है कि उसका नेचर कैसा है। गॉट इट। तो म्यू एस और म्यू के and mu k depends on the nature of the two contact surfaces, ठीक है। तो म्यू एस एंड म्यू के डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द टू कॉन्टेक्ट सरफेसेस, यानी कि दो बॉडी अगर एक दूसरे पर रखी हुई है सरफेस पर, तो उन दोनों का कॉन्टेक्ट यानी कि दोनों के सरफेसेस किस तरीके के हैं उस पर डिपेंड करता है म्यू एस एंड म्यू के। अगर सरफेस स्मूथ होगा तो म्यू की जो वैल्यू होगी बच्चों वो लेस होगी, ठीक है। अगर सरफेस कैसा होगा, स्मूथ होगा, इट मींस दैट द वैल्यू ऑफ म्यू इज लेस, ठीक है। और जितना ये स्मूथ से रफ होगा उतना ये म्यू की जो वैल्यू है वो बढ़ जाने वाली है, ठीक है। सो दीज आर द कंडीशन रिलेटेड टू द डायनेमिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। गॉट इट। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ग्राफ बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएं एक पर्टिकुलर बॉडी पर तो फोर्स और फ्रिक्शन एक सर्टेन लिमिट तक उसको बैलेंस करता है। आफ्टर दैट इंटरलॉकिंग ब्रेक होती है, बॉडी स्लाइड करना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो एक सर्टेन लिमिट तक जहां तक बॉडी रेस्ट पर है, ठीक है, तो उसके लिए ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट ग्राफ। क्यों? क्योंकि जितना फोर्स ये लग रहा है एक सर्टेन लिमिट तक
स्टैटिक फ्रिक्शन भी उतना ही फोर्स लगा रहा होगा जब बॉडी कैसी रहेगी बच्चों, रेस्ट पर रहेगी। आफ्टर दैट एक टाइम ऐसा आएगा जब ये अपनी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। उस फ्रिक्शन के बाद इंटरलॉकिंग ब्रेक होगी और बॉडी स्लाइड करना स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि यहां से यहां तक बॉडी बच्चों कैसे है, रेस्ट पर है, ठीक है, बॉडी रेस्ट पर है। हम लोग देखें हर पॉइंट पर जो स्लोप कैसा है बच्चों, सेम है। अगर स्लोप सेम है इसका मतलब इसकी वैल्यू, इसका रेशियो जब निकालेंगे तो 1 के बराबर, इसका मतलब एंगल कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमें पता है tan थीटा इज इक्वल टू द स्लोप, तो यहां पर उसकी वैल्यू कितनी आएगी, tan की 1, दैट इज थीटा इज 45 डिग्री। एक सर्टेन लिमिट के बाद उसका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो काइनेटिक फ्रिक्शन में चेंज हो जाएगा और बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देगी। दैट विल बी द ग्राफ। दोबारा से देखें इसको, ये ऐसे, दिस इज द ग्राफ, ठीक है। तो यहां से यहां तक हम लोग लिख सकते हैं बॉडी इज एट रेस्ट, तो ये रिप्रेजेंट करेगा बच्चों लिमिटिंग फ्रिक्शन। आफ्टर दैट अगर यहां की बात करें, दिस इज द काइनेटिक फ्रिक्शन, जब बॉडी स्लाइड करना स्टार्ट कर, तो ये इन द बॉडी इज इन मोशन, ठीक है। सो दिस इज द ग्राफ जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन को, और यहां से यहां तक वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि बॉडी रेस्ट पर है, उसके बाद एक मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। आफ्टर दैट बॉडी स्लाइड करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं दिस इज एफ एल, सॉरी हमने यहां ऑलरेडी लिख रखा है, क्लियर। तो दिस इज द ग्राफ। दोबारा से बॉडी पर फोर्स लगा तो ये फ्रिक्शन फोर्स उस फोर्स को बैलेंस कर रहा है। अगर फ्रिक्शन फोर्स इस एक्सटर्नल फोर्स को बैलेंस कर रहा है तो बॉडी रिमेन एट रेस्ट, सो दिस इज द कंडीशन। फिर भी एक्सटर्नल फोर्स अगर हम लोग और लगाते हैं, इसका मतलब एक सर्टेन लिमिट के बाद वो स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन पर पहुंचेगा, उसके बाद बॉडी स्लाइड करना स्टार्ट कर देगी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर उसकी इंटरलॉकिंग ब्रेक हो चुकी होगी, दैट्स व्हाई बॉडी स्टार्ट मूविंग। गॉट इट? तो ये एक पर्टिकुलर ग्राफ है जो कि अप्लाइड फोर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बीच में है, ठीक है। सो दिस इज अप्लाइड फोर्स एंड दिस इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर? तो ये आपका एक पर्टिकुलर ग्राफ, इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ठीक है, इसको नोट करें। नेक्स्ट देखें बच्चों, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? एक सरफेस, दिस इज द ब्लॉक हैविंग मास m, ठीक है, एक सरफेस पे रखा हुआ है तो mg इसका डाउनवर्ड नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में। दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स। इस एक्सटर्नल फोर्स को एक सर्टेन लिमिट तक ये फ्रिक्शन फोर्स बैलेंस करेगा, ठीक है। इस फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में एक रिजल्टेंट वर्क करेगा जो कि नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स का होगा, उस एंगल थीटा बना रहा होगा, ठीक है। दिस इज एंगल थीटा। तो अगर मैं इस थीटा को कैलकुलेट करूं तो हियर tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर मैं फ्रिक्शन फोर्स को पैरेलली शिफ्ट कर दूं तो ये मैं लिख सकता हूं दिस इज F। अब मुझे पता है tan थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, सो इज इक्वल टू F अपॉन n। तो लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स F अपॉन n। ठीक है। अगर आप देखें F अपॉन n, क्या ये म्यू के बराबर होता है? तो ऑब्वियसली ये किसके बराबर होता है बच्चों? म्यू के बराबर होता है। तो लिख सकते हैं tan इनवर्स इज इक्वल टू म्यू। क्लियर हो गया? सो दिस इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, दिस इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब जरा यहां देखें, अगर एंगल थीटा को बढ़ा दिया जाए, अगर थीटा को बढ़ जाए तो R
वो F की तरफ झुक जाएगा, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स की तरफ आ जाएगा। अगर ये R रिजल्टेंट फ्रिक्शन फोर्स की तरफ आ गया, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। अगर फ्रिक्शन फेल की वैल्यू अगर बढ़ गई तो ये एक्सटर्नल फोर्स इसको बैलेंस, या ये फ्रिक्शन फोर्स इसको बैलेंस नहीं कर पाएगा और बॉडी स्लाइड करना स्टार्ट नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि इस रिजल्टेंट की जो वैल्यू है वो किधर की तरफ जा रही है? फ्रिक्शन फोर्स की तरफ जा रही है। दोबारा से देखें, ये एंगल हमने अगर बढ़ा दिया, ठीक है, तो रिजल्टेंट यहां आ गया, तो रिजल्टेंट किसके करीब आ गया? फ्रिक्शन फोर्स के करीब आ गया। तो इस F की वैल्यू क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो बॉडी मूव करना स्टार्ट नहीं कर सकती, क्योंकि जो F की जो वैल्यू है यहां पर क्या होगी? इनक्रीज, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स यहां क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। गॉट इट? एक सर्टेन लिमिट तक, ठीक है। अब अगर एंगल ऑफ रिपोज की बात करें हम, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज इज व्हाट? देखें, दिस इज द इंक्लाइंड प्लेन एंड दिस इज एंगल फाई, ठीक है। यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। अगर मैं एंगल को छोटा करूंगा तो शायद ब्लॉक स्लाइड करना स्टार्ट ना करें। एक पर्टिकुलर एंगल जिस पे बॉडी स्लाइड करना स्टार्ट कर देती है, उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। तो इसका बच्चों mg कहां होगा? डाउनवर्ड, normal reaction upward. This is the two component mg cos theta and this is mg sin theta. Sorry, this is phi, this is angle phi, ठीक है। अगर मैं इसका नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू की बात करूं तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा? mg cos phi के बराबर एंड mg sin phi डाउनवर्ड, और इस डायरेक्शन में काम करेगा बच्चों स्टैटिक फ्रिक्शन एक सर्टेन लिमिट तक, उसके बाद बॉडी स्लाइड करना स्टार्ट कर देगी। तो यहां पर मैं F की बात करूं तो बच्चों वो आएगा mg sin phi के बराबर, ठीक है। अगर हम लोग दोनों को डिवाइड कर दें, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, तो ये हो जाएगा बच्चों mg sin phi इज इक्वल टू F अपॉन mg cos phi, और ये नॉर्मल रिएक्शन के बराबर, mg से mj कैंसिल आउट, तो tan phi इज इक्वल टू F अपॉन n, और F अपॉन n हम लोगों को पता है बच्चों, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, so this is equal to mu s, so phi is equal to tan inverse mu s। अब जरा एंगल ऑफ फ्रिक्शन को देखें और एंगल ऑफ रिपोज को देखें। प्रैक्टिकली दोनों की वैल्यू कैसी है? सेम है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं हियर या हेंस एंगल ऑफ फ्रिक्शन is equal to angle of repose। एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। सो दिस इज द, क्लियर हो गया? यानी जिस एंगल पर बॉडी स्लाइड करना स्टार्ट कर दे या स्लाइड की बल्ज पर आ जाए, उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। क्लियर हो गया? और इन दोनों के बीच के जो रिजल्टेंट है उसको बोलेंगे दिस इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट कंडीशन है बिट्टू, पुलिंग is easier than pushing। पुलिंग is easier than pushing, ठीक है। चलिए देखते हैं। कोई ब्लॉक जिसका मास m, ठीक है। पहले हम लोग इसको पुश करते हैं, पहले पुशिंग कंडीशन देखते हैं। ये फोर्स लगा जिसकी डायरेक्शन ये हो गई, एंगल थीटा बना रहा है, मेक्स टू कंपोनेंट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, सो दिस इज F cos थीटा एंड दिस इज F sin थीटा। क्लियर? नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में mg इन द डायरेक्शन ऑफ F sin थीटा। क्लियर? तो F के कहां लगेगा? जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स।
अगर यहां पर हम नॉर्मल रिएक्शन डिफाइन करें तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा, mg प्लस f साइन थीटा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम, दैट्स वाई प्लस इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। अगर यहां पर हम बात करें एफ के की तो वो डेफिनेटली किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू म्यू के इनटू ऑफ एन के। अगर एन की वैल्यू यहां से हम लोग पुट कर दें तो एफ के किसके बराबर हो जाना है, म्यू के एम जी प्लस ऑफ एफ साइन थीटा। ठीक है, सो दिस इज काइनेटिक फ्रिक्शन इन केस ऑफ पुशिंग। अब हम लोग देखते हैं पुलिंग। F, this is angle theta and this is F cos theta, this is F sin theta, this is normal reaction and this is mg। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर, ओके। तो अब यहां से अगर हम नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू निकालें तो दिस इज n प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। दोनों प्लस क्यों किए, पता है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। अब यहां से अगर नॉर्मल रिएक्शन निकालें तो वो आएगा बच्चों एम जी माइनस एफ साइन थीटा के बराबर। क्लियर। तो ये अब हम एफ के निकाल सकते हैं जो कि बराबर होगा म्यू के इंटू एन के बराबर। वो एफ के, इसको एफ के डैश ले लेते हैं। ठीक है, तो एफ के डैश इज इक्वल टू म्यू के एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है, दिस इज द। अब जरा दोनों इक्वेशन को देखें, दोनों में से काइनेटिक फ्रिक्शन किसके पास ज्यादा है। यहां देखें, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू mg प्लस एफ साइन थीटा इंटू म्यू के, ये प्लस में आ रही है, वो माइनस में आ रही है। तो दोनों इक्वेशन से पता चल रहा है एफ के इज ग्रेटर देन ऑफ एफ के डैश, यानी कि इसका फ्रिक्शन कम है, इसका फ्रिक्शन ज्यादा है। जिसका फ्रिक्शन कम है वो मोशन के लिए इजियर होगा। इसका मतलब पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग, पुलिंग इज इजियर देन पुलिंग। अब अगर हम यहां पर बात करें तो इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो इसके वेट से कम होगा। क्यों, क्योंकि ये mg माइनस एफ साइन थीटा के बराबर है। अब यहां देखें, इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है इसके वेट से ज्यादा है क्योंकि ये प्लस हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर नॉर्मल रिएक्शन इस पुशिंग केस में जो नॉर्मल रिएक्शन है उसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है, और जो पुलिंग केस है आपका उसमें नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बच्चों उसके एक्चुअल वेट से कम आ रही है। दैट इज n इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है, तो इस कंडीशन को आप अच्छी तरह याद रखें। अब यहां से एक केस और मिलता है कि क्या हर कंडीशन में जो पुलिंग है पुशिंग से इजियर है, तो आंसर है नहीं। ठीक है, क्यों नहीं है, आइए देखते हैं। अगर यहां पर जो फोर्स है एक पर्टिकुलर एंगल बनाते हुए लग रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, तब तो पुलिंग इजियर देन पुशिंग है। अगर मैं इस ब्लॉक को हॉरिजॉन्टली पुल करूं या हॉरिजॉन्टली पुश करूं, ठीक है, देखें जरा, इसको अगर एक ये ब्लॉक इसको हॉरिजॉन्टली पुश किया जाए, ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टली पुश करेंगे तो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो mg के बराबर ही आएगा। क्यों, क्योंकि इस फोर्स का कोई भी कंपोनेंट नहीं होगा। क्लियर हो गया। इसी से अगर हम लोग डिफाइन करें पुलिंग का केस, मान के चलो हॉरिजॉन्टली इसको पुल किया जा रहा है, अगर हॉरिजॉन्टली इसको पुल किया जा रहा है तो उसका भी कोई भी कंपोनेंट नहीं होगा, तो इस केस में भी नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर होगा। तो आप याद रखें, अगर हॉरिजॉन्टल पुशिंग और पुलिंग हो रही है तो दोनों ही कंडीशन में फ्रिक्शन फोर्स बराबर होगा और नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर होगा, तो दोनों की जो वैल्यू है वो भी कैसी आएगी, एक जैसी आएगी। ठीक है, तो इस चीज को आप बहुत ध्यान से
बेसिक कंसेप्ट के साथ अपनी मेमोरी में फीड कर लीजिएगा, ठीक है। सो दिस इज पुलिंग इज ईजियर देन पुशिंग। लेकिन हॉरिजॉन्टल केस में अगर हम देखा तो वो दोनों की वैल्यू कैसी होगी, बराबर होगी। हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि पुलिंग ईजियर है या पुशिंग ईजियर है। क्यों? क्योंकि एन एम जी के दोनों ही केसेस में बराबर होगा जब हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा। गॉट इट? तो इसको आप नोट कर लें, ठीक है। हो गया बच्चों? चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे बेस एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं, किस तरीके से हम लोग वर्क डन निकाल सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।